भारत के तमाम इलेक्ट्रॉनिक पैद बंधुओं को डॉक्टर समाप्त शास्त्री का प्रणाम। आज मैं फिर वही नटवर लाल को लेकर आया हूँ और आज उस दिन दूसरा नटवर लाल था ना, आज नंबर 1 का नटवर लाल है। तो इस वीडियो का टाइटल है थियोडोर क्रॉस की जीवनी और नटवर लाल की करनी। इसमें आपको बताऊंगा थियोडोर क्रॉस की जीवनी के विषय में। थियोडोर क्रॉस का वंशावली कहीं नहीं है। थियोडोर क्रॉस की शादी भी हुई थी, इसका कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, उसके जन्म का जिक्र है। 3 नवंबर 1864 को उनका जन्म हुआ था। और आप सभी भारत के लोग जानते हैं कि डॉक्टर काउंसिलर मैटी के पैती का पहला खेप लार्ज चोरेटा फार्मास्यूटिकल एंड कंपनी का 1859 में आ गया था। अब जरा सोचिए भैया, जिस व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है उसको फार्मूला फादर मैटी लेंगे कैसे? बड़ा ताज्जुब वाली बात होती है। और इसका मृत्यु जो हुई 1924 को हुआ था। कहाँ? म्यूनिक, जर्मनी में। जब परसों गृह में थे थियोडोर क्रॉस, 3 नवंबर 1864 को माता जी का देहांत हो गया। ये दुख की बात थी। यहाँ तक कि हमारे थियोडोर क्रॉस महोदय ने अपनी माता का दूध भी नहीं पी सका। जब थियोडोर क्रॉस का जन्म उम्र 2.5 से 3 साल हुआ तो इनके पिताजी का निधन हो गया। बड़ा दुखद घटना थी। उनके पिता दादाजी थे, वो जीवित थे और उनका लालन पालन वही किया। दादाजी होम्योपैथी के जनक, फाउंडर सैमुअल हैंडमैन के कंपाउंडर थे। और सभी जानते हैं कि सैमुअल हैंडमैन का जीवन 1843 तक ही था। 1843 में उनका देहांत हो गया था। मतलब कि थियोडोर क्रॉस के दादा जो थे, ग्रैंडफादर थे, वो हैंडमैन के यहाँ जो कंपाउंडरी कर रहे थे, उनकी नौकरी 43 के पहले चली गई। लेकिन उन्होंने होम्योपैथी उनसे कंपाउंडरी करते करते सीखा। एक्चुअली पहले यही बात हुई थी, बहुत दिन नहीं हुआ था। 1801 में तो होम्योपैथी आया ही, और 30-40 साल में कितना विकसित हुआ होगा? एकदम नहीं विकसित हुआ। तब ना कॉलेज था, होम्योपैथी का कुछ नहीं था। परंपरागत यानी गुरु के यहाँ रह के कंपाउंडर होम्योपैथी सीखा करते थे। और आज भी भले कॉलेज खुल गया हो भारत में, लेकिन मेटेरिया मेडिका, होम्योपैथी का मेटेरिया मेडिका पढ़ के लोग प्रैक्टिस करता है। तो था नहीं। अच्छा, और सबसे दुखद बात ये हुई कि 1883 में जब 19 साल के थे हमारे थियोडोर क्रॉस, तो उनके दादा का देहांत हो गया। बड़ी दुखद घटना होती चली गई उनके साथ। उनके दादा 70 तक अपने संरक्षण में रह के पढ़ाए और स्कूली शिक्षा गरीबी के कारण ढंग से नहीं हो सका। और अपने दादाजी के साथ जो हैंडमैन का जो देहांत हो गया, जो कंपाउंडरी खत्म हो गई, तो उनसे जो सीखी हुई बातें थी उसको उन्होंने अपने प्रैक्टिस में उतारा और प्रैक्टिस करने लगे। कहने का मतलब कि वंशागत थियोडोर क्रॉस भी दादाजी के साथ होम्योपैथी सीखने लगे और दादाजी ने बड़े लगन के साथ सिखाया भी। और ये तो दुखद घटना हुई कि 1883 में हमारे ग्रैंडफादर उनके चले जाने के बाद उनका मुश्किल हो गया। तो 1881 में ही 83 में उनके फादर मरे। नहीं, ये हम गलत बता रहा हूँ। हाँ, उन्हीं दिनों 1881 के आसपास जर्मनी में कंसोर्टियम का गठन हुआ था। कंसोर्टियम में कई व्यापारी एक संघ बनाते हैं और अपने व्यापार के प्रोपगेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रयास करते हैं। या फिर गवर्नमेंट भी कंसोर्टियम बनाती है, उसके भी लोग मेंबर बनते हैं और अपने अपने व्यापार का उसमें बढ़ोतरी की बात सोचते हैं, करते हैं। ये कंसोर्टियम एक संघ है, व्यापार करने वालों का संघ होता है। वहाँ भी था रीजन वर्क्स, JSO रीजन वर्क्स बहुत पहले से कंसोर्टियम का मेंबर था और वह
दवा बनाता था। ये सब कंपनी रीजेंस कंपनी की जो दवा बनाती थी वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। आप सभी को पता होगा कि 1800 में होम्योपैथी जन्म ही लिया और 1850 में उसके कॉम्प्लेक्स बनने लग गए। मतलब कि एक दवा पर किसी को भरोसा नहीं था, कई दवाओं को मिलाकर कॉम्प्लेक्स बनाना था और वो रीजेंस कंपनी कॉम्प्लेक्स बनाती थी। उसको जनता को प्रभावित करने के लिए रीजेंस वर्ग ने उसको इलेक्ट्रिक होम्योपैथी कहता था। और होम्योपैथी हमारे थियोडोक्रोस पहले इलेक्ट्रिक होम्योपैथी सीखे, इलेक्ट्रिक होम्योपैथी, ताकि प्रभावित हो जो जनता। 1881 में मैटी के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से का परिचय हुआ और परिचय का कारण था क्या? स्टैंडर्ड मेडिसिन। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की स्टैंडर्ड मेडिसिन तहलका मचाई हुई थी। 266 कंपनी में चल रही थी। ब्रिटिश कंपनी तो वहाँ था, परेशान था। मॉडर्न मेडिसिन वाले चिंतित थे कि ये कौन सा चीज बना दिया है मैटी ने, ये इतना जल्दी काम करता है, हानि नहीं होती है कि दूध का चाहे कुछ भी दे दो। इससे प्रभावित हुआ। कंसोर्टियम के दौरान में चोरेटा एंड कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी बोलोंगना भी कंसोर्टियम का मेंबर बन गया और 1886 के दरमियान में थियोडोक्रोस से परिचय हुआ। कंसोर्टियम का मेंबर गरीबी के कारण थियोडोक्रोस ने कंसोर्टियम का सर्विस ज्वाइन कर लिया था। वो नौकरी थी, दवाई नहीं थी, नौकरी थी, वो ज्वाइन कर लिया। वहाँ इन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जाना कि चोरेटा एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी की भी दवा आ गई है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, और तो संपर्क में आए। वहाँ मैटी बड़ा दयालु निकले। जब कंसोर्टियम के मेंबर होने के कारण जब मैटी को थियोडोक्रोस के जीवन के विषय में मालूम हुआ, उन्हें बड़ा सदमा लगा। कहा कि जिसकी माता बचपन में मर गई हो, पिता मर गया हो, दादा मर गया हो, बड़ा दयालु भावुकता में उन्होंने कहा कि थियोडोक्रोस तुम मेरे यहाँ हो, मैं तुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिखाऊंगा। ये बात है 1886 के आसपास का। मैटी के बुलावा पर थियोडोक्रोस 1887 में बोलोंगना गया और वहां उन्होंने अपने लैब में रख लिया। उसी साल 1887 में 6 दिसंबर को काउंसिलर मैटी वेंटुरेली मैटी को अपना दत्तक पुत्र घोषित कर दिया और उसका नाम वेंटुरेली मैटी रख दिया। इसलिए कि मैटी वेंटुरेली को वंशावली मैंने अपने कमेंट में दिया है, क्या चैनल पर कमेंट में दिया है। मैं गिसप मैटी के जो छोटे भाई थे गिसप मैटी, उनका भी वंशावली दिया है और मैटी की भी वंशावली दिया है। वेंटुरेली की वंशावली की एलिसा मर्चेटी 2010 तक जीवित रही है, ये डॉक्टर सुनाब शासन को पता है। ये सारी खोजें मैंने इंटरनेट के माध्यम से किया है। इंटरनेट बहुत विशाल है, जब तक उससे लोग सीखने वाले सीखते हैं और मनोरंजन करने वाले मनोरंजन करते हैं। बड़ा विचित्र इंटरनेट है। अब चलिए बता रहा था कि उस जब वेंटुरेली मैटी को दत्तक पुत्र घोषित कर दिया तो उन्होंने अपने हाथों से 6 दिसंबर 1887 को दस्तावेज लिखा, वसीयतनामा लिखा और कहा कि ला चोरेटा हमारी जितनी संपत्ति है आपको जान को रात तक भी होगा, आधा बोलोंगना प्रांत मैटी के जमींदारी में थी। मैं चित्र दिया लोगों को, बिल्डिंग किसकी शहर में मैटी की बिल्डिंग है ये मैंने दिया, लेकिन यहाँ मैटी से तो कोई ईर्ष्या है, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। सच मरिए गोली। मैं कह रहा था अपने वसीयतनामा लिख करके अपने हाथों वसीयतनामा लिखा और ला चोरेटा फार्मास्यूटिकल एंड कंपनी अपनी सारी संपत्ति, ला चोरेटा फार्मास्यूटिकल की कारोबार सारा वेंटुरेली को सौंप दिया। बड़ी लिबर्टी के विषय में बता रहा हूँ कि मैटी की लिबर्टी कैसी थी। मैटी की लिबर्टी बहुत विशाल थी। हर अलग अलग कमरे बने हुए थे और हर कमरा में हर्बेरियम बना हुआ था। हर फार्मेसी करने वालों के हर्बेरियम होना चाहिए और उस हर्बेरियम में पौधों के चित्र,
किस फैमिली का है, किस कुल का है, कहाँ इसका हेबिटेंट है, इसके केमिकल्स क्या हैं, सारे डिटेल्स वो हर्बेरियम में रहता लिखा हुआ। जैसा कि मैंने अपने फार्माकोपिया के पहला भाग में लिखा है, दूसरा भाग में लिखा है, तीसरा भाग में लिखा है। डिटेल है कि किस कुल का है, किस वर्ण का है, क्या पहचान है, इसका एक्सिनोनिम प्लांट्स क्या है, ये सब दिया हुआ है। और केमिकल क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, उनके एक्शन क्या है, थेरेपेटिक क्या है, डिटेल दिया रहा था। वो हर्बेरियम में लिखा हुआ था। और हर प्लांट के साथ किस मेडिसिन में ये इस्तेमाल किया जाता है और इसके टीचर का क्या रेशियो होता है, ये था, ये अंकित था। और सबसे खास बात थी कि रात दिन थियोडोरस वहां देख रहे थे कि अल्कोहल की एक्सट्रैक्शन होता है। जब किताबों में लिखा तो लिख दिया कि कोहेशन होता है। बड़ी हंसी आती है। वहां एक्सट्रैक्शन होता तो देखे, एक दिन एक पौधे का, एक मेडिसिन का पौधा हर्बेरियम में नहीं रखा होता। वो मेडिसिन थी अस्पताल साटिबो में 8 प्लांट। वो स्पेशल कमरा में मैटी ने रखा था। वो इसलिए रखा था कि मैटी की माँ का जो मदर टेरेसा, उनकी माँ जो मोंटेग्नानी थी, टेरेसा मोंटेग्नानी, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, इससे बड़ा दुख थे। और उन्होंने कहा कि ये मैं विश्व को तब दूंगा जब विश्व मुझसे चैलेंज करेगा। इसलिए इस तरह से का उन्होंने जो पौधा था, 8 पौधा अलग कमरे में रखा था, किसी को भी पता नहीं था उसके इंग्रेडिएंट क्या है, कौन था। लेकिन ये छुपने वाला छुपता कहाँ है, कहीं बादल से सूरज छुपा है। मॉडर्न मेडिसिन इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाली पत्रिका के अंक 297 जनवरी 1969 को प्रकाशित हुआ। और सुधा को मालूम हुआ कि इस रस में 8 पौधे लगते हैं, इंग्रेडिएंट नहीं था उसमें। टिंचर कितना लगता है ये पता नहीं था। रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट ने उसको अपने फिक्स किया कि कितना रिजल्ट मार्वेलस। 5 पौधों में 6 पौधे एंटी कैंसरस हैं। एक दिन लेबोरेटरी में घूमते घूमते बेंटिडोली ने देखा कि थियोडोरस कुछ कर रहा है। थियोडोरस को टोका, तुम क्या कर रहे हो? कहा कि पौधा का जो नाम है ना, जो टिंचर का रेशियो है वो मैं नोट कर रहा हूँ। सीखना है नाम मुझे इलेक्ट्रोपैथी। अरे सर जी ने कहा है कि आप सब नोट करो। सर जी ने कहा है, ठीक है, सर से पूछ लूंगा। चूंकि फार्मास्यूटिकल्स का कारोबार बेंटिडोली के हाथ में आ गया था, इसलिए उसने सोच समझ लिया, अनुमान हो गया कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। इसलिए उसने खास निगरानी रखने लगे। तब से निगरानी रखने। अच्छा, सबसे खासियत बात ये थी कि बेंटिडोली के चैम्बर में या लेबोरेटरी में जाने के लिए सब बाधित थे, कोई नहीं जा सकता था। लेकिन थियोडोरस आवाज लाते थे, सिर्फ एक रूम छोड़ करके, जहाँ उनका सेल्फ और फार्मा सेक्रेटरी वाला फाइल जो रखा रहता था, उस रूम में वो उसका प्रवेश नहीं था। और उस एसएलएस में प्रवेश नहीं था, नहीं तो अपने एसएलएस में दिखा देता। रीजेंस इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी की जो किताबें पढ़ते हैं, लैस का कहीं जिक्र नहीं है। ये तो लैस आके इंडिया में आकर नानी जोड़ दिया है। जिनसियाना, लुटिया और एलोकोपेंसिल, एक कोई दवाई भी दवा नहीं है इसका। कैंसर का कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लीवर पर काम करता है, दस्त करा देता है। ये बस इसी खासियत के हिसाब से हमारे एनएस सिन्हा ने भी क्या नटवरलाल बन गए। उन्होंने भी इसमें 2 पौधा जोड़ दिया। वहाँ जो पौधा वहाँ था, तो जब 1889 में मैटी ने कहा कि इन्होंने थियोडोरस ने कहा कि अब सर मुझे इजाजत दीजिए, अपने जर्मनी जाऊँ। 3 साल आपने हमको पढ़ाया, मैं अब अपने वतन जाऊँगा और आपके नाम रोशन करूँगा, पढ़ाऊँगा, लोगों को पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, इलेक्ट्रोपैथी पढ़ाऊँगा। काउंसिलर मैटी ने आदर के साथ भरपूर उपहार दिया। मैटी रेमेडीज का इतना सारा मटेरियल मेडिसिन उनको दिया कि कम से कम 3-4 साल को प्रैक्टिस कर सकें, और घटेगा तो फिर देंगे। बड़ा इज्जत के साथ उसे विदा किया और थियोडोरस अपने वतन आ गया और प्रैक्टिस करने लगा। प्रैक्टिस करने में जो भी नुस्खा उनका कारगर होता था, रिजल्ट मिलता था, उस पर वो उसको नोट करता जाता था। और नोट करते करते 23 के आसपास ऐसा नुस्खा उसने नोट किया कि अपने भविष्य के लिए रखा कि अगर हमको ये गड़बड़ करनी होगी तो इसको हम जोड़ेंगे। तो हुआ भी वही। जब ये लोग चले आए और 3 अप्रैल 1896 को मैटी मर गए,
तो बैटरी तो पता था, वो बिजनेसमैन था, अकाउंटेंट था, पूरा लॉस चैरिटा को रीन से उसी ने उभारा। उनके फादर जो छोटे भाई जो थे यूसुफ और उसका बेटे लुइस मैटी, उसके चलते उनका कारोबार डूब गया था, अयाशी था, शराबी था, और इसलिए उसको बेदखल कर दिया था। लुगी मैटी यूसुफ छोटे भाई का, यूसुफ छोटा भाई था, भतीजा था, उसको उन्होंने दखल कर दिया और इसको दिया। अब जब 3 अप्रैल 1996 को जब मैटी मर गए तो पता था कि फादर मुलर को हमने खुदा का फार्मूला दिया है, और ये यहाँ जो है सेंटो क्रॉस जो यहाँ जो नोट कर रहे हैं ये भी कुछ गिल खिलाएगा। और अल्पिना बोनाटी मैटी की पत्नी, आप सबने जानते होंगे, अल्पिना बोनाटी मैटी की पत्नी थी। उसकी 1889 में लड़की पैदा ली जिसका नाम था मारिया बोनाटी, और तीनों को पत्र लिखा। भारत में अगर फादर मुलर को, जर्मनी में थेओडोक्रस को, और अपनी माँ का ये अल्पिना बोनाटी को चिट्ठी लिखा कि चूंकि ला चैरिटा फार्मास्यूटिकल कंपनी का उत्तराधिकारी मैं हूँ, इसलिए आप दवा नहीं बना सकते हैं। मुझे मालूम है आप सबों के पास एक गुप्त फार्मूला है, आप नहीं बना सकते हैं। जानते क्या हुआ? फादर मुलर ने तुरंत सिद्धार्थ फादर मुलर निकाल दिया, और वहाँ जब थेओडोक्रस को धक्का लगा, उसने पहले से तैयारी कर रखा था, जितना भी नुस्खा था उस सबको 37 में जोड़ के 60 कर दिया। और आज को बताना भूल गया, मैटी के स्किन वाटर मैटी इस्तेमाल किया था, लेकिन चूंकि उसका रिजल्ट कारगर नहीं था इसलिए उन्होंने हटा दिया था, लिस्ट से हटा दिया था। तो इसलिए कंपनी में जैसो कंपनी वाले में आपको ये स्किन वाटर मिलेगा, हेल्थ किताब में स्किन वाटर मिलेगा, मैटी की किताब में नहीं मिलेगा, अगस्त फाल्गुन की किताब में नहीं मिलेगा। अर्थात फाल्गुन में 5वीं इलेक्ट्रिसिटी की बात की है। और जब चिट्ठी मिली थेओडोक्रस को, उसने क्या किया जानते हैं? मैं जो हार्वेरियम से पौधा लाया था उसमें से जोड़ घटाव कर दिया। पौधे अनगिनत थे, लेकिन मैटी कितना लगाया है ये सुदामा सिंह को मालूम है, और उसमें से किसी को हटा दिया, किसी को जोड़ दिया। 22 पौधे थेओडोक्रस ने हटा दिया और 64 पौधा जोड़ दिया। अब आप कहते हैं कि ये इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में है। अरे सुदामा प्रसाद को सब सुदामा सिंह कहता ही तब है जो इसके पास प्रूफ होता है, बिना प्रूफ के सुदामा प्रसाद कुछ नहीं कहता है। अब एक जब अलग हो गया, इसी बीच में प्रथम विश्व से युद्ध हो गया, जर्मनी में दवाई जाना बंद हो गया, तो थेओडोक्रस ने चटपट जो पेन निकाल वहां से लाया था उसको जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया लिख दिया। और सब जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपी में जितने भी सूत्र हैं सब के सब एक्सट्रैक्शन के सूत्र हैं, एक छोड़कर कोहेशन की बात, जो डिस्टिलेशन कोहेशन की बात की है वो थेओडोक्रस ने लिखा है, लेकिन अपने नाम पर नहीं लिखा है। आप किताब निकाल के देखिए, फार्माकोपी निकाल के, और यही फार्माकोपिया साइंटिस्ट को दिया है। सब में त्रुटि है, जो फार्मूला थेओडोक्रस ने दिया है सब में त्रुटि है। और कहाँ त्रुटि है, मैं अपने फार्मेसी की किताब में लिखा है। अगर उस फार्मेसी के त्रुटि को शुद्ध हटा क्या सुधार दिया जाए तो एक ग्रेड का फार्मेसी थेओडोक्रस का दिया हुआ है, लेकिन गलती है इसलिए कि उनकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई थी, मैंने आपको इतिहास बताया, पढ़ाई लिखाई साइंस फैकल्टी नहीं थी, इसलिए फार्मूला में गलतियां हुई हैं, खूब हुई हैं। अब मैं आपको देख सकता हूँ, बताता हूँ कैसे जोड़ घटाव किया। आप 27 नवंबर 2021 का मेरा जो वीडियो निकाल के देखिए, उसमें हमने लिखा है ये इलेक्ट्रोपैथी का फार्मूला, उसमें हमने लिखा है कि जो जहाँ जहाँ फार्मूला प्रिस्क्रिप्शन था उस प्रिस्क्रिप्शन को उसने रख दिया। और जानते हैं उस प्रिस्क्रिप्शन को एक प्रिस्क्रिप्शन सुदामा प्रसाद ने पकड़ लिया, और मॉडर्न मेडिसिन ने भी कहा है कि मेरिना जो है एस ग्रुप का है, और 12 में 7वें स्थान पर था। अब मेरिना 7वें स्थान पर था, आप इस 12 से मेरिना पढ़ रहे हैं, मगर मेरिना थेओडोक्रस नहीं लिखे होता, नहीं पहुंचाता।
एंटी माल्टीमार अगर C11 को नहीं लिखे होता तो हम नहीं पकड़ पाते कि इसका S4 है। इसी तरह C8 के विषय में सिर्फ एक बताता हूँ, आप उब जाएंगे, थोड़ा लंबा हो गया है। C8 को आप C8 में लगा हुआ है 3 दवाइयाँ, C10, S2, F1। बिना C10 के निर्माण हुए C8 में कैसे आ सकता है? ये चाबी है थर्डोक्रॉस का नुस्खा जोड़ने का। C8 में C10 है और C10 का निर्माण हुआ नहीं, C8 में आया कैसे? ये स्क्रू है, क्लू है, चाबी है जिसे सुधा प्रसाद ने पकड़ा। और ये चाबी रामशंकर बाबू के रहते नहीं पकड़ा जाता। रामशंकर बाबू 85 में चले गए, हमने 86 या 87 में फार्माकोपिया लिखना शुरू किया और उनके चेला कहते हैं कि रामशंकर से सीखा। रामशंकर राव ने दवा नहीं बनाई थी, रामशंकर ने किताब नहीं लिखी थी, आर्टिकल लिखा था। वो साइंस फैकल्टी के थे, बेहतर थे, जीनियस थे। उन्होंने कहा कि अगर होते होंगे तो याद करते हो कि सुदामा सिंह ने क्या क्या खोज करके लोगों को दिया है। तो ईशा पकड़िए कि कहाँ कहाँ मिला है। और फार्मा कंसोर्टियम जो है, इसके माध्यम से थर्डोक्रॉस ने फिर भारत जर्मनी में इसके कंसोर्टियम के माध्यम से अपनी लिखी हुई किताबें विदेश में खूब बिका और लोग उसको अपना रहे हैं। कुछ बातें इसकी रह गई हैं जो आपकी बार में मैं आपको बताऊँ।